नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैं आपको पुटों के बारे में जानकारी दे रहा था। पिछले अध्याय में मैंने आपको गजपुट और महापुट के बारे में बताया। महापुट और गजपुट जो अधिकांश बसें इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, उन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब शेष पुटों के बारे में आपको बताऊंगा। उन पुटों के बारे में आप ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और उनको याद करें। यही मेरा उद्देश्य है, यही आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक वो गजपुट के बारे में एक अर्ध गजपुट हो रहा था, उसके बारे में बताया था। उस अर्ध गजपुट का उपयोग के बारे में है, अभ्रक, काशीस और वंग आदि की भस्म बनाने के लिए होता है गजपुट में। अब है वाराहपुट। वाराहपुट के लिए है एक एरत्नी। एरत्नी मैंने आपको पहले बताया है, कर्पूर अस्थि से कनिष्ठ का अंगुली पर्यंत लगभग 22 अंगुल अर्थात 42 सेंटीमीटर एक एरत्नी कहलाती है। ये पूरी कोहनी से लेकर ऊपर तक एरत्नी। तो इसके लिए जो एरत्नी जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसको 22 अंगुल कह सकते हैं, 22 अंगुल लंबा अर्थात 42 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा चौकोर गड्ढा खोदकर वाराहपुट के बारे में बता रहा हूँ मैं। वाराह चौकोर गड्ढा खोदकर इसमें 100 उपले नीचे और मध्य में संपुट और 50 उपलें ऊपर रखकर अग्नि दें। मतलब कुल मिला के इसमें 150 उपलें काम में आती है। 100 उपलें नीचे रखें, फिर संपुट रखें, फिर 50 उपलें ऊपर रखें। इस प्रकार से वाराहपुट में 150 उपलें काम में आती है। इसे वाराहपुट या क्रोडपुट की संज्ञा से सूचित किया जाता है। ये 42 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा होता है। इसका उपयोग इसके द्वारा अभ्रक, ताम्र, रजत, स्वर्णमाक्षिक, वज्र की भस्म बनाई जाती है। अभ्रक की, ताम्र की, रजत की, स्वर्णमाक्षिक की, वज्र की भस्म बनाई जाती है। कुक्कुट जैसे कुक्कुट का नाम से ही मुर्गा शब्द होता है। मुर्गा जिस गड्ढे में समझ जाए वो कुक्कुटपुट होती है। मुर्गे की आकृति होती है, वो जिस गड्ढे में आ जाए वो कुक्कुटपुट है। तो उसमें लिखा है भूमि में 2 वितस्ती यानी 2 बिस्ता यानी 2 बिलान, 2 बिस्ता, ये एक बिस्ता, ये 2 बिस्ता यानी 46 सेंटीमीटर, 42 के बजाय 46 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा। इसमें कुक्कुटपुट में 46 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदकर आधे कंठ पर्यंत उपले भरकर, मतलब इसके कंठ तक उपले भरकर संपुट रखकर नीचे से आधे उपले ऊपर आधे अग्नि पर देने के बाद कुक्कुटपुट कहा जाता है। इस प्रकार से ये आधे भरते हैं। उसमें उपलों की संख्या निर्धारित नहीं बताई है, जितने भर दें आधे नीचे भर दें, फिर उसमें जितने आ जाए उतने डाल दें, ऊपर से पौधे संपुट रख दें, फिर ऊपर से और रख दें, फिर अग्नि दें। ये कुक्कुटपुट कहा गया। कुक्कुटपुट के संबंध में कुछ मतभिन्नताएँ देखी जाती है, जो निम्न प्रकार से है। 1 हाथ लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा जिसमें 10 वनोपल, 10 से यानी 10 वन जंगल में होने वाली उपलें द्वारा अग्नि देते हैं, वो कुक्कुटपुट कहलाता है। इस प्रकार का भी शास्त्रों में मिलता है। दूसरा, एक विस्तारित लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा कुक्कुटपुट कहलाता है। 16 अंगुल लंबा चौड़ा गहरा कुक्कुटपुट कहलाता है, ये भी कहा गया है। 6 अंगुल लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे को भी उपले द्वारा दी जाने वाली अग्नि को कुक्कुटपुट कहते हैं। तो इस प्रकार से कुक्कुटपुट के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, ये सब आपको बता दी गई है। उपयोग इसका तुथ्य, तारक्ष, पारद, मर्दार संग, लोहा, स्वर्ण और स्वर्णमाक्षिक की आदि की भस्में बनाई जाती है। इसके बाद में है कपोतपुट। कपोत से मतलब कबूतर, कपोत से मतलब यहाँ कबूतर से है। कबूतर को संस्कृत में कपोत बोलते हैं। मुर्गा को संस्कृत में कुक्कुट बोलते हैं, तो कुक्कुटपुट हो गया।
ये कपोत यानी कबूतर जिस जगह में आ जाए उतना गहरा गड्ढा हो वो कपोत पुट कहलाएगा। सामान्य भाषा में यही है। उसके लिए बताया है कि भूमि पर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर 8 उपलें द्वारा औषधि युक्त पदार्थ को भस्म बनाने के लिए संपुट में बंद कर जो अग्नि दी जाती है उसे कपोत पुट कहते हैं। इसमें सिर्फ 8 उपलें ही दी जाती है। इसमें इसमें सिर्फ 8 उपलों की अग्नि ही दी जाती है, इसलिए इसको कपोत पुट इस तरह कहा गया है। 8 जंगली उपलें का उपयोग किया गया है। कपोत पुट को लघु पुट भी कहा जाता है। इसमें रजत मारण, स्वर्ण मारण, रसामृत, मृदुपुट या स्वल्पुट भी कहा जाता है। इसका आयाम विस्तार 1 बालिश्त लंबा चौड़ा और गहरा माना जाता है। इसका आयाम विस्तार जो है 1 बालिश्त यानी 1 बिलान लंबा चौड़ा गहरा माना गया है। ये कपोत पुट के बारे में कहा गया है। उसका उपयोग इसमें शिलाजीत, हड़ताल आदि की भस्म निर्माण होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। गोमय पुट या गोवर पुट। अब है गोमय या गोवर पुट, जहाँ गाय बंधी जाती है, जहाँ पर गायों को बांधा जाता है, वहाँ गाय के खुर से खुदा हुआ खुद से खुरा हुआ शुष्क चूर्ण रूप का गोबर गोमय कहलाता है। जहाँ पर गाय बांधी जाती है उसकी गाय के खुर से जो सूखा हुआ गोबर होता है उसको गोमय कहते हैं। पारद साधन भस्म निर्माण हेतु यह उत्तम होता है। गोबर या तुष भूसी या अनाज का छिलका, तो तुष होता है अनाज का छिलका, द्वारा अग्नि दी जाती है, उसे गोबर पुट कहते हैं। गोबर से या तुष से जो अग्नि दी जाती है उसे गोबर पुट कहते हैं। इसमें यह रस भस्म सिद्धि में उपयोगी होता है। रस भस्मों की सिद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसमें ये उपयोगी है ऐसा माना जाता है। गोमय अथवा तुष का प्रमाण 2 माणिका यानी 64 तोला लेना बताया गया है। 64 तोले के आधार पर तुष या गोमय लें, ये बताया गया है। कुछ लोग इसे ज़मीन के ऊपर लगाने का निर्देश करते हैं। पुट देने की लिए वृहद भांड के निर्देश का रूप भी मिलता है। उपयोग पारद भस्म के निर्माणार्थ इसका उपयोग किया जाता है। भांड पुट, अब अगला है भांड पुट। इस भांड पुट में एक बड़े भांड में, भांड का मतलब बर्तन, एक बड़ा भांड हो, बर्तन हो, उसमें तुष भरकर, जैसे परात हुई कोई, उसमें तुष भरकर, जैसे अपने कुछ सामान बनाते हैं उसमें तुष भरकर, उसके मध्य द्रवयुक्त मूसा स्थापित कर अग्नि देने को भांड पुट कहते हैं। इसमें तुष को जलाया जाता है जिससे द्रव्य का पाक होता है, उसे ही कुंभ पुट अथवा मुद्रांड पुट भी कहा जाता है। उपयोग हड़ताल, सोमल आदि की भस्म बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग किया जाता है। आगे है बालू का पुट। बालू का पुट में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बालू मिट्टी, बालू रेत का उपयोग किया जाता है। द्रवयुक्त मूसा को के नीचे ऊपर चारों ओर प्रतप्त बालूका, प्रतप्त यानी गर्म की हुई बालूका से आच्छादित कर जो पुट दिया जाता है उसे बालूका कहते हैं। मतलब बालूका को पहले गर्म कर लें, प्रतप्त कर लें खूब अग्नि द्वारा, फिर उस प्रतप्त बालूका के ऊपर नीचे, मतलब औषधि युक्त मूसा के ऊपर नीचे बालूका डाल दें, उसे बालूका पुट कहते हैं। उससे उसका पाक होता है। इस पुट के लिए भांड लिया जाता है जिसे नीचे आधा भाग प्रतप्त बालूका से भरकर उस पर द्रवयुक्त मूसा रखकर दी जाती है। पुनः ऊपर शेष भाग प्रतप्त बालूका से भरकर ढक दिया जाता है। बालूका के मध्य गर्भ में मूसा या संपुट होती है। मध्य में पात्र के नीचे से अपेक्षित समय तक अग्नि दी जाती है। पात्र के नीचे अपेक्षित समय तक अग्नि दी जाती है, मतलब गर्म उसको और अत्यधिक गर्म किया जाता है ताकि वो शीतल नहीं हो, अग्नि दी जाती है। इसे भांड में बालूका के स्थान पर, इस बर्तन में अगर बालूका के स्थान पर लवण, भस्म, क्षार आदि रखने का विधान भी मिलता है।
उसी के आधार पर इसको लवण पुट, भस्म पुट या क्षार पुट भी कहा जा सकता है। जैसे उसमें अगर लवण डाल देंगे तो लवण पुट हो जाएगा, उस बर्तन में भस्म डाल देंगे भस्म पुट हो जाएगा, क्षार डाल देंगे क्षार पुट हो जाएगा। इस प्रकार का वर्णन मिलता है। उपयोग इसका, इसके द्वारा हड़ताल एवं सोमल की का पालन किया जाता है। भूधर पुट, भूधर जमीन के ऊपर, जमीन के गर्त में द्रवयुक्त मूसा रखकर उसके चारों ओर, जमीन के गर्त में तो क्या रखें, जमीन के गड्ढा खोद करके तो मूसा रख दें और उसके ऊपर चारों ओर 2 अंगुल मिट्टी अथवा बालूका का स्तर बिछाकर ढक दें। ऊपर पश्चात ऊपर उपले बिछा दें और अग्नि दें। इसे भूधर पुट कहते हैं। ऊपर से नीचे देना उसे भूधर पुट कहते हैं। यहाँ उपलों की कोई मान नहीं बताया गया है, अतः द्रव के बराबर के विचार करके उपलों की मात्रा का निश्चय करना चाहिए। उसी प्रकार से उपले लेनी चाहिए। उपयोग, इसके द्वारा पारद और सोमल की वस्तु बनाई जाती है। फिर है लावक पुट। लावक पुट में है एक पल शुष्क गोमय, एक पल लेना सिर्फ शुष्क गोमय, सूखा हुआ गोबर या तुष के ऊपर द्रवयुक्त मूसा या सराव संपुट रखकर अग्नि जलाकर पुट दिया जाता है। इसे लावक पुट कहते हैं। इसे लावक पुट कहा गया है। उपयोग, मृदु द्रव्यों की भस्म निर्माण इसके द्वारा की जाती है। इसका उपयोग किया जाता है। पुट हेतु अनुक्त स्थल पर कर्तव्य, मतलब मान लो पुट के लिए कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं बताइए कि कौन सा पुट देना चाहिए, कौन से स्थल पर देना चाहिए। तो अनुक्त यानी कुछ कहा नहीं गया तो वहाँ क्या करें, इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में बताया गया है कि पुट हेतु अनुक्त स्थल पर कर्तव्य। अनुक्त कुछ कहा नहीं गया हो तो वहाँ पर क्या कर्तव्य हो, क्या करना चाहिए। उसमें कहा है जहाँ किसी पुट का निर्देश नहीं किया गया हो, ऐसे स्थल पर गृहीत द्रव्य के, जो द्रव्य अपन ले रहे हैं, चिकित्सक स्वयं उसके बलाबल के अनुसार विचार कर पुट का निश्चय करे। क्योंकि चिकित्सक जब किसी औषधि का निर्माण करता है, बहुत दिनों तक करता है, तो उसको ये अनुभव हो जाता है कि ये इसमें कितने पुट देने पड़ेंगे और किस पुट से देने पड़ेंगे। तो जहाँ पर किसी का उल्लेख नहीं किया गया, चिकित्सक का उस गृहीत द्रव्य के बलाबल का विचार करके और पुट का निश्चय करना चाहिए। द्रव्य के बलाबल का तात्पर्य द्रव्य का सहनन, काठिन्य, मृदुत्व, अग्नि सहत्व, कितनी अग्नि सहन कर सकता है वो तथा द्रव्य की मात्रा आदि से है। द्रव्य की मात्रा कितनी है, कितनी वो अग्नि सहन कर सकता है, उसका काठिन्यता कितनी है, उसकी मृदुता कितनी है, उसके आधार पर चिकित्सक स्वयं उसकी ये तय करें कि इसको कौन सा पुट दिया जाना चाहिए और कितने समय तक दिया जाना चाहिए, कितने पुट दिए जाने चाहिए। ये चिकित्सक के ऊपर स्वतंत्र किया गया है, चिकित्सक को ये बताया गया है। आगे उपलों के विभिन्न नाम। अब उपलों यानी जो पुट में जो उपले काम में ली जाती है, जो छाने काम में ली जाते हैं, गाय के गोबर के या किसी के छाने जो होते हैं, उनके नाम जो है वो विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। उनके नाम भी ये है कि उनको पिष्टक कहा गया है, छगन कहा गया है, छान कहा गया है, उत्पल कहा गया है, उपले कहा गया है, गिरिंड कहा गया है, उपल साठी कहा गया है एवं वराटी। इन नामों से इन 8 पर्याय उपल के लिए विवृत किए गए हैं। इन नामों से रसशास्त्र में इनका प्रयोग किया गया है। तो वहाँ जहाँ ये नाम हो तो समझें उपले हैं, छाने हैं, कंडे हैं, इनका प्रयोग करें और इनकी इसकी अग्नि दें। ये इसको बताया गया है। आगे है पुट का अग्निस्त्रोत्र मुख्य रूप से उपले ही है। पुट का जो अग्निस्त्रोत्र है मुख्य रूप से उपले ही है, क्योंकि हर जगह उपलों का प्रयोग है। मात्रा की आधार पर कम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मुख्य उपले ही हैं, जिसका प्राचीन काल से उपयोग होता चला आ रहा है। वर्तमान में ईंधन के रूप में यत्र तत्र जहाँ सुविधा उपलब्ध है, विद्युत भट्टियों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उपयोग पुट के लिए किया जा रहा है। यह उपयोग अग्नि के मान की जो अग्निमापक पैरामीटर्स हैं उनके माध्यम से पूर्व निर्धारित कर लिया गया होता है, उसी आधार पर किया जाता है। पुट के क्रम में जो मुख्य विचारणीय विषय है वह है पुट द्वारा प्राप्त होने वाले उच्चतम अग्नि तथा उसका काल, समय। यहाँ जितने भी पुटों का वर्णन किया गया है वे सभी लगभग अलग अलग माप के हैं। इसमें ईंधन का प्रमाण भी अलग अलग होता है। निश्चित प्रमाण में लिए गए ईंधन से उत्पन्न अग्नि अथवा आरंभ में स्वंगशीत होने तक
का काल भी भिन्न भिन्न होता है। हर एक द्रव का स्वांशित होने का समय भी भिन्न भिन्न होता है। पुट में ताप की 3 अवस्था देखी जाती है। पुट में जो है ताप की 3 अवस्थाएं देखी जाती है। प्रथम आरोही तापक्रम का समय, यानी तापक्रम बढ़ता हुआ। फिर एक दूसरा आता है स्थिर उच्चतम ताप। एक तो ताप का बढ़ना आरोही क्रम से, फिर उसका स्थिर उच्चतम ताप का समय, मतलब स्थिर कितना रहता है उच्चतम ताप वो समय, और फिर अवरोही ताप का समय, यानी ताप का समय नीचे गिरता हुआ, यानी जब ताप कम होता है तो नीचे गिरता हुआ। तो 3 प्रकार के ताप की स्थिति देखी जाती है। उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं में पुट के आकार, ईंधन के प्रकार एवं प्रमाण पर निर्भर करती है। इसका निर्धारण पैरामीटर से प्रथम उपनों द्वारा विभिन्न पुटों को कर लेने के बाद इसी क्रम से विद्युत भ्राष्टि पर उस अग्नि को प्राप्त किया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात अग्नि की मात्रा एवं समय है। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अपने उपनों से ही अग्नि प्रदान करें, आधुनिक भ्राष्टियों से भी इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष जो माध्यम है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अग्नि की मात्रा एवं समय की बात है। अग्नि की मात्रा कितनी दी जाए और कितने समय तक दी जाए। अग्नि का स्रोत भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन अग्नि की महत्वपूर्ण बात अग्नि की मात्रा और समय है, उसका ध्यान रख के पुट दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से आजकल आधुनिक रूप से जो पुट दिए जाते हैं उसका भी उससे भी भस्में तैयार की जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।